स्वागत है दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे जून करंट अफेयर्स के बारे में। आज 1 जून है जिसके करंट अफेयर्स के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है नैनो यूरिया से। यूरिया से आया है इस वर्ड में। इस क्वेश्चन में यूरिया शब्द आया तो आप समझ ही गए होंगे कि यह कृषि से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड यह क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि कौन सी कंपनी नैनो यूरिया को बाजार में उतारने वाली है। हम आपका उसको कंपनी का नाम दिखाते हैं। जैसे कि इमेज में दिखाया गया है कि इफ़को का नया आविष्कार, इफ़को जो कंपनी है उसका नया आविष्कार है नैनो यूरिया। उसने नैनो नाइट्रोजन को फसल के रूप में, फसल में जो स्प्रे करने के लिए यूरिया का प्रयोग होता है उसके लिए नैनो यूरिया का प्रयोग किया है। नैनो यूरिया इसको नाम दिया गया है। नैनो नाइट्रोजन को भारत सरकार ने अपने गजट में इफ़को नैनो यूरिया के नाम से शामिल किया है। अब सवाल आता है कि रासायनिक उर्वरक तो पहले से ही यूज होते थे तो नैनो यूरिया की क्या आवश्यकता है। तो नैनो यूरिया का प्रयोग इसलिए किया जा रहा है, एक तो फसलों में, कृषि में नई क्रांति लाने के लिए रासायनिक उर्वरक की जगह नैनो उर्वरक का प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि नैनो उर्वरक रासायनिक उर्वरक की तुलना में काफ़ी अच्छा इफेक्ट दे रहे हैं, काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। इसलिए नैनो नाइट्रोजन का अगर फसल में स्प्रे किया जाता है तो फसल में यूरिया की खपत आधी हो जाती है, जिससे अगर हम कम से कम यूरिया का प्रयोग करेंगे तो हमें पैसे भी कम लगेंगे, समय भी कम लगेगा। इसके लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है। भारत सरकार ने इसको अपने बजट में शामिल कर लिया है। और सबसे अच्छी बात है, कम लागत में भूमि में जरूरी सूक्ष्म तत्वों की कमी पूरी हो जाएगी। इसका जो मुख्य उद्देश्य है या इसको लाने की मुख्य वजह है उसका ये कम लागत, किसानों को कम लागत में अच्छी चीज़ मिल जाएगी। तो इसका आंसर है इफ़को। इफ़को राइट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विश्व तंबाकू निषेध दिवस। हर महिला, हर बच्चा चाहता है कि हमारे पेरेंट्स या हमारे घर का कोई भी सदस्य तंबाकू ना खाए। तंबाकू बहुत ही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो विश्व तंबाकू स्वास्थ्य निषेध दिवस मनाया जाता है 31 मई को। करेक्ट आंसर है थर्ड। अब क्वेश्चन आ सकता है कि तंबाकू निषेध दिवस किसने पारित किया या कब से इसकी शुरुआत हुई। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1998 में। WHO ने तंबाकू मुक्त पहल की शुरुआत की थी। इसने TFI की स्थापना कर दी थी। TFI की स्थापना के साथ इस पहल को शुरू कर दिया था। 31 मई से ये स्टार्ट हो गई थी। इसका जो मुख्य उद्देश्य है, इस परियोजना या इस दिवस को मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है, उसका उद्देश्य है तंबाकू खाने से जो महामारी फैल रही है, जो महामारी होती है, लोगों को इस तंबाकू में निकोटीन होता है जिससे उनको हृदय और श्वसन संबंधी बीमारी हो जाती है। इन सब चीज़ों को रोकने के लिए और तंबाकू महामारी और वैश्विक ध्यान को आकर्षित करने के लिए इस WHO ने विश्व तंबाकू निषेध दिवस की शुरुआत करी थी। मृत्यु और बीमारी से बचाव भी होगा इससे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किसने पुराने गोवा में दूसरी फ्लोटिंग जेट्टी का उद्घाटन किया है। पहली बात तो फ्लोटिंग जेट्टी क्या है, पुराने गोवा में इसकी शुरुआत किसने करी है। तो ये है मनसुख मावड़िया। मनसुख मावड़िया ने इसकी शुरुआत करी है। ये है पुराने गोवा से पंजिम को जोड़ने के लिए। गोवा में मांडवी नदी है, मांडवी नदी पर एक पुल बनाया जाएगा, कंक्रीट का फ्लोटिंग जेट्टी बनाई जाएगी। मांडवी नदी पर एक फ्लोटिंग जेट्टी पहले से ही अवेलेबल है, वहाँ पर एक फ्लोटिंग जेट्टी पहले ही बनाई जा चुकी है। दूसरी फ्लोटिंग जेट्टी बनानी है जिसका भारत सरकार ने मंजूरी दे दी है, और ये मंजूरी दी है गोवा के स्थापना दिवस के दिन। गोवा राज्य का जो स्थापना दिवस है 30 मई, उस दिन भारत सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है, जिससे अब ये पुराने गोवा और पंजिम को जोड़ने के लिए मांडवी नदी पर 2 कंक्रीट फ्लोटिंग जेट्टी बनाने की मंजूरी मिल गई है। तो ये इसका उद्घाटन किसने किया, मनसुख मंडाविया। मनसुख मंडाविया ने इसका उद्घाटन किया और इन्होंने वर्चुअल तरीके से इसका उद्घाटन किया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए किस मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है। कोरोना टाइम है, बहुत सी फैमिली, बहुत से लोगों को बहुत सी हेल्प के लिए लोगों ने स्वास्थ्य और जागरूकता मंत्रालय ने, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने
इन हेल्पलाइन नंबरों को जारी किया है ताकि लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो, वो इन हेल्पलाइन नंबरों से मदद मांग सके। कुछ खास नंबर हैं, बहुत सारे इसमें नंबर दिए गए हैं, जैसे कि 1075 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का नंबर है, 1098 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का नंबर है। ऐसे और भी कई नंबर दिए गए हैं जिन पर कॉल करके हम हेल्प मांग सकते हैं। लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता बढ़ाने के लिए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन हेल्पलाइन नंबरों को उन तक पहुंचाने के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी की है लोगों के लिए। तो ये किया है हमारे सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने। आपको बताना है, आपके लिए एक क्वेश्चन है कि हमारे सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के मंत्री कौन हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य को जल जीवन मिशन के तहत 5,117 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? वो कौन सा राज्य है जिसे यह रकम आवंटित की गई है और क्यों की गई है जल जीवन मिशन की तरह? तो ये हमारे मध्य प्रदेश राज्य को आवंटित की गई है। चूँकि क्या है, मध्य प्रदेश के बहुत से गांव ऐसे हैं जिनमें अभी भी मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंची हैं, जैसे कि बिजली, पानी, इन सब चीज़ों से अभी भी वे अछूते हैं। इन सब पानी को उनके तहत सुरक्षित और स्वच्छ पानी को उनके तक पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश को यह रकम आवंटित की है। सबसे अच्छी बात तो ये है, इस रकम की पहली किस्त मध्य प्रदेश सरकार को मिल चुकी है, जो है 1,185 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश सरकार को इसकी पहली किस्त मिल चुकी है। देखते हैं जल्दी से जल्दी कितने टाइम तक लोगों को इस योजना का फायदा मिलता है। तो मध्य प्रदेश सरकार इसका राइट आंसर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत के रक्षा सचिव का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में एनसीसी कैडेटों के लिए मोबाइल प्रशिक्षण ऐप संस्करण 2.0 लॉन्च किया है। अजय कुमार। अजय कुमार भारत के रक्षा सचिव हैं, जिनकी फ़ोटो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हमारे भारत के रक्षा सचिव हैं। 28 मई 2021 को यहाँ इन्होंने नई दिल्ली से इसकी शुरुआत की थी। एनसीसी कैडेटों के लिए मोबाइल प्रशिक्षण ऐप संस्करण इन्होंने लॉन्च किया है। इनका उद्देश्य है कोरोना काल में जो भी एनसीसी कैडेट कभी कहीं किसी भी जगह पे लोग इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं, तो उनके लिए ऑनलाइन ऐप लॉन्च कर दिया है ताकि पूरे देश में एक साथ ऑनलाइन आयोजित किया जा सके, जिससे एनसीसी कैडेटों का देशव्यापी ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित किया जा सके, जिससे वो एक साथ एक ही मंच पर इन सब चीज़ों को देख सके और उन्हें जोड़ा जा सके। एनसीसी से संबंधित सभी जानकारियां भी इन्हें इसी ऐप पर मिल जाएंगी। तो इनका नाम है अजय कुमार। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से किस राज्य के हाईकोर्ट ने राज्य में मुस्लिमों को 80% स्कॉलरशिप देने को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया? ऐसा कौन सा राज्य है जिसने ये काम किया है? तो ये किया है केरल सरकार ने। केरल सरकार ने ये काम किया है। केरल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के फैसले को न मानते हुए इस जो स्कॉलरशिप दी जा रही थी इसको असंवैधानिक बताते हुए इसको रद्द कर दिया। केरल के राज्य सरकार ने इसको 6 साल पहले फैसले को दिया था, जिसको हाईकोर्ट ने पलट दिया है। इसमें 80%, सबसे बड़ी बात यह थी कि इसमें 80% स्कॉलरशिप मुसलमानों को मिल जाती थी, बाकी की बची 20% ईसाइयों को मिल जाती थी। क्या इसके अलावा केरल में कोई नहीं रहता है? वो भी तो कहेंगे हमें भी तो स्कॉलरशिप चाहिए। तो इसलिए हाईकोर्ट ने इसको बंद कर दिया, इसको रद्द कर दिया। राइट आंसर है केरल हाईकोर्ट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। समाचार में चर्चित फरजाद वी गैस क्षेत्र कहाँ पर है? सबसे पहला क्वेश्चन ये है। तो ये है ईरान में फरजाद वी गैस फील्ड है। यह है जो हमारा फारस की खाड़ी है, वहाँ पर यह गैस हमको मिली है और इसकी खोज भारत की एक कंपनी ने की है। भारत की ONGC लिमिटेड ने 2008 में इसकी खोज कर दी थी, परंतु ईरान ने अपनी ही एक स्थानीय कंपनी को इसका संरक्षण का काम दे दिया है। इस कंपनी ने, मतलब ईरान ने अपनी कंपनी को, जो उसकी कंपनी है पेट्रोपार्स, एक स्थानीय कंपनी है, उसको इस गैस क्षेत्र को विकसित करने का काम उसने दे दिया है, जिससे ईरान और भारत के ऊर्जा संबंधों को एक करारा झटका लगा है।
अभी तक इस क्षेत्र के लिए काम करने का टेंडर ONGC को मिलना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा ईरान ने इस कंपनी का टेंडर अपनी ही एक कंपनी को दे दिया है, पोर्ट पार्स को, जिससे भारत और ईरान के संबंध तो खराब हो ही गए हैं। सबसे बड़ी बात है, इसमें कितने ट्रिलियन, बहुत ही बड़ी मात्रा में इस क्षेत्र में गैस फील्ड पाया गया है। इस क्षेत्र में 19 ट्रिलियन क्यूबिक फीट से अधिक गैस पाई गई है। इससे भी अधिक गैस की मात्रा यहाँ पर है। तो इसका राइट आंसर होगा ईरान। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन के सदस्य देश नहीं है? इसमें जितने भी देश दिए गए हैं, इनमें से कौन सा वो देश है जो इसका सदस्य नहीं है? था, अब नहीं है। पहले वह संगठन का सदस्य देश था, अब नहीं है। तो ओपेक है। ओपेक नामक एक संगठन है जो पेट्रोलियम और पेट्रोल निर्यातक देश हैं, उन्होंने मिलकर एक संगठन बनाया है जिसका नाम है ओपेक। इसमें पहले इक्वाडोर, इंडोनेशिया और कतर, 3 ऐसे राज्य थे जो इसमें पहले शामिल थे, लेकिन कुछ समय बाद इन्होंने अपनी सदस्यता वापस ले ली। तो इसमें एक सवाल पूछा जा सकता है। सबसे पहले तो राइट आंसर इसका होगा इंडोनेशिया। अब इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडोनेशिया ने अपनी सदस्यता कब वापस ली थी? तो इंडोनेशिया ने जनवरी 2009 में अपनी सदस्यता वापस ले ली थी इस संगठन से। ओपेक के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो ओपेक की स्थापना हुई थी, जो बगदाद सम्मेलन हुआ था 10 से 14 सितंबर 1960 में, जो बगदाद सम्मेलन हुआ था उसमें ओपेक की स्थापना की गई थी। यह एक स्थायी अंतर सरकारी संगठन है। तो ओपेक का मुख्यालय भी पूछा जा सकता है कि ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो ओपेक का मुख्यालय वियना में है। इसमें कुल 14 ओपेक सदस्य हैं, 14 देश हैं जो इसमें इस सदस्य हैं। सबसे मज़ेदार बात तो ये है कि जो ये 14 देश हैं, इनमें पूरी दुनिया का 80% कच्चे तेल का भंडार है। इसीलिए ये सारे देश मिलकर एक संगठन बनाए हैं जिसका नाम है ओपेक। तो इसमें अभी हाल पे इंडोनेशिया शामिल नहीं है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। WHO कार्यकारी बोर्ड के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऐसे क्वेश्चन IAS, PSC में बहुत ज़्यादा आते हैं। सोचा 1 या 2 क्वेश्चन इसमें शामिल जरूर किया करूँ, ताकि हमें ऐसे क्वेश्चंस की भी आदत पड़ जाए और हम इन्हें डेली करेंगे तो फिर हम इन्हें एग्जाम में भी आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि हमें इनकी हैबिट हो जाएगी इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो देखते हैं ये वाला क्वेश्चन कैसे करना है। WHO कार्यकारी बोर्ड के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें हमें WHO से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें पूछा गया है WHO का एकमात्र निर्णय लेने वाला निकाय है। क्या WHO में जितने भी निर्णय होते हैं वो स्वयं केवल और केवल WHO ही लेता है और कोई इसमें शामिल नहीं होता? आपको बताना है हाँ या नहीं। इसमें स्वास्थ्य क्षेत्र के तकनीकी रूप से योग्य सदस्य शामिल होते हैं। इसमें वही सदस्य शामिल होते हैं जो तकनीकी रूप से योग्य हैं, जो इसमें शामिल होने के लिए योग्य है, उनको ही शामिल किया जाता है। वर्तमान में WHO के जो कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उनका पद भारत के पास है। तो आपको इसका मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं। तो जो WHO का कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष का अगर पूछा जाए तो वो हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन हैं, इसके अध्यक्ष। भारत WHO में दक्षिण पूर्व एशियाई, जो दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र है, इसमें 6 क्षेत्र शामिल हैं। तो उसमें से एक क्षेत्र दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का एक सदस्य राज्य भारत है। भारत कहाँ से आएगा? दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र से आएगा। WHO में अब पूछा जा सकता है कि एकमात्र निर्णय लेने वाला निकाय है, तो हम कहेंगे नहीं। इसमें 2 निकाय हैं जो निर्णय लेते हैं। तो पहला स्वयं WHO इसका निर्णय लेता है और एक और इसमें निर्णय लेता है विश्व स्वास्थ्य सभा। विश्व स्वास्थ्य सभा ने विश्व कैरोटीन, तंबाकू को बंद करने के लिए या तंबाकू पे निषेध लगाने के लिए विश्व स्वास्थ्य सभा ने भी इसका विरोध किया था। विश्व स्वास्थ्य सभा चाहता था कि तंबाकू पर निषेध लगाया जाए। अब WHO का मुख्यालय पूछा जा सकता है। तो WHO का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। इसमें जो सदस्यता मिलती है, जैसे तकनीकी रूप से जो
सदस्य शामिल होते हैं वो कितने सदस्य शामिल हैं, तो 34 सदस्य हाल फिलहाल पर इसमें शामिल हैं और इन सदस्यों को 3 साल के लिए चुना जाता है। तो इसका सही आंसर अब आपको पता चल गया होगा। इसका सही आंसर होगा 2 और 3। इसमें स्वास्थ्य क्षेत्र के तकनीकी रूप से योग्य सदस्य शामिल होते हैं और WHO के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष पद अभी भारत के पास है, क्योंकि हमारे स्वास्थ्य मंत्री इसके अध्यक्ष हैं। और फर्स्ट इसमें ऑप्शन गलत हो जाता है, क्योंकि इसका निर्णय लेने का निकाय 2 लोगों के पास है। तो फिर 2 और 3 सही होता है, मतलब इसका आंसर नंबर डी सही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ ऑसम डे। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।